गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम लोग हिस्ट्री के क्लास में पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। जो भी लोग नहीं देखे होंगे, जो भी दोस्त नहीं देखे होंगे, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे होंगे, तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल दुर्गेश स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में जाएं और हिस्ट्री क्लास करके एक प्लेलिस्ट वहां पर डाला हुआ है हिस्ट्री क्लासेस का, उसे खोलें। वहां पर पाएंगे आप सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में विस्तृत जानकारी दिया गया है। लेक्चर्स डाला हुआ है जिसका वीडियो उसमें उपलब्ध है। तो आइए आज वहां से आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री के क्लास में आगे बढ़ते हैं। और आज का मुख्य विषय है, आज का चैप्टर्स है वैदिक सभ्यता। क्या जानना है आज हम लोग को? वैदिक सभ्यता के विषय में। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में देखे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में उसका काल के विषय में देखे थे। जो सर्वमान्य तिथि जो था 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, सभी को याद होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो था, ये सर्वमान्य तिथि क्या था? जो नहीं ये नोट किए थे वो कृपया करके नोट कर लेंगे। 2350 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक गया था? 1750 ईसा पूर्व, C14 के अनुसार, ठीक है, जो कि सर्वमान्य तिथि था। आज हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के विषय में। क्या जानेंगे हम लोग? वैदिक सभ्यता के विषय में, जिसका काल शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो आइए हम लोग वैदिक सभ्यता के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं, वैदिक सभ्यता कब आया, ठीक है। परिभाषा इसका क्या दे सकते हैं इस वैदिक सभ्यता का? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस सभ्यता का भारत में उदय हुआ, नवीन उदय हुआ, उस सभ्यता को ही क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुने, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ, उसे ही कौन सी सभ्यता कहा गया? वैदिक सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता कहा गया। और यह जो है, इस वैदिक सभ्यता का स्रोत, अब ये जो हम देखेंगे कि ये वैदिक सभ्यता का ये जानकारी हमें कहाँ से मिला। वैदिक सभ्यता की जानकारी ये कहाँ से मिला, इसका स्रोत क्या है? वैदिक सभ्यता जो है, इस सिविलाइजेशन के विषय में, वैदिक सभ्यता के विषय में इसका जानकारी कहाँ से मिला? तो इसका जानकारी मिला है वेद से। कहाँ से मिला है? वेद से। याद करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। यहाँ पर लिखिएगा कि वैदिक सभ्यता की जानकारी या वैदिक सभ्यता का स्रोत कहाँ से मिला? तो ये कहाँ से मिला? वेद से मिला, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे ये विस्तार से, है ना। आइए देखते हैं फिर। यह जो है वैदिक सभ्यता, थोड़ा इधर करके लिखते हैं, है ना, आप लोग कर लीजिएगा, बीच बीच में लिखिएगा, ठीक है। यह जो है वैदिक सभ्यता, इसको 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इस वैदिक सभ्यता को जो है कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 2 खंडों में विभाजित किया गया है। नोट करते जाइएगा आप, ठीक है। तो वैदिक सब कौन सा? एक है ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल। और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब यह जो है ऋग्वैदिक काल, इसका तिथि जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के क्या है? 1000 ईसा पूर्व तक, है ना। ऋग्वैदिक काल जो है, इसका काल माना गया है, क्वेश्चंस में आता है, ऐसा कंपटीशन में आता है। इस तिथि को एकदम आपको याद कर लेना है। ये सब जो तिथि बताया जा रहा है, यही सब तिथि को पूछा जाता है। पूछाएगा कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या थी। अगर यदि आप पढ़े होंगे, अगर यदि ध्यान से सुने रहेंगे, तो आप मार दीजिएगा क्या? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। अब आते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल।
उत्तर वैदिक काल का तिथि जो है ये क्या है, 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ये है आपका उत्तर वैदिक काल की तिथि। ठीक है, याद रहा। पूरा अगर यदि वैदिक काल की तिथि अगर यदि पूछा जाए तो क्या हम जानकारी जुटाएं, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अब वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है ऋग वैदिक काल और एक दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, समझ गए। अब जो है इसका हम जानेंगे कि इसकी जानकारी जो है, ये ऋग वैदिक काल की जानकारी, इसकी जानकारी कहाँ से मिला, तो इसकी जानकारी मिला है ऋग्वेद से। अभी हम लोग वेद के विषय में अभी हम लोग जानेंगे, पर अभी जान लीजिए, यहाँ पर डाटा आ रहा है तो जान लीजिए, इस ऋग वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिला है, ऋग्वेद में। ठीक है, और ये उत्तर वैदिक काल की जानकारी अगर यदि पूछेगा तो कहाँ से मिला है, ये यजुर्वेद। कहाँ से मिला है, यजुर्वेद, सामवेद, है ना, और क्या है, अथर्ववेद, अथर्ववेद। इसमें जो है ये उत्तर वैदिक काल की जानकारी है। समझ में आ गया। ठीक है, नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, अब बात रही ये कि यह जो है वैदिक काल का जो समय था, वैदिक सभ्यता जो था, ये कैसी सभ्यता थी। ठीक है, आप इसके पहले जो सभ्यता के विषय में जानकारी आपको मिला, उस सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में, उसमें आप देखे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और यह जो सभ्यता के विषय में हम लोग जब वो क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जब हुआ, अधिकतर विद्वानों ने उसको बाढ़ के द्वारा पतन माना है। तो जब वो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जब ये हुआ, पतन हुआ, उसके बाद जो ये सभ्यता वैदिक सभ्यता पनपी, यह सभ्यता पूर्णतः कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। ये भी क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो इसीलिए लिखिएगा, क्या लिखना है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अब जो है इसमें निवास करने वाले कौन लोग थे, ये ग्रामीण, ये जो थी वैदिक सभ्यता में, इसमें निवास करने वाले कौन लोग थे, तो इसमें निवास करने वाले आर्य लोग थे। ठीक, यही वैदिक सभ्यता के काल में, इसी वैदिक सभ्यता के काल में, वैदिक सभ्यता के काल या समय काल में आर्य भारत में आए। ठीक है, क्या लिखें, वैदिक सभ्यता के काल में ही आर्य जो है भारत में आए थे। ठीक है, अब रही बात ये आर्य, ये वर्ड जो हम यहाँ पर लाएं, आर्य कौन लोग थे, ये कहाँ से आए, तो अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार का मत दिया है। अभी हम आप लोग को बताएंगे इसके बाद। लेकिन जो यह सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता में ही आर्य लोगों का आगमन भारत में हुआ है। एक मैक्समुलर नामक एक विद्वान है, जिसका उसी का जो है ये क्या बोलते हैं, जैसे सरमाइन उसी को माना गया है, उसी विद्वान का। उनका कहना था कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए थे। कहाँ से प्रवेश किए थे, मध्य एशिया से। एक दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती का कहना था कि ये जो आर्य लोग जो हैं ये भारत में कहाँ से आए, तो तिब्बत क्षेत्र से आए। कहाँ से आए,
तिब्बत से क्षेत्र से आए। और एक बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जिसको बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि नहीं ये कहाँ से आए हैं, तो आर्कटिक से, हाँ आर्कटिक से आए हैं, उधर से, मतलब ये क्या बोलते हैं आपको, उत्तरी ध्रुव से आए हैं ये आर्य लोग, समझ गए। तो अभी हम बताएंगे, वो नोट भी करवा देंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग फिर विस्तार से देखेंगे इसको। यहाँ पर अभी जाने कि वैदिक सभ्यता काल में आर्य जो है भारत में आए, जिसका अब आर्य का जो अर्थ है, इस आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। और यह जो आर्य है, आर्य क्या है? संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है जी? संस्कृत शब्द है ना। तो संस्कृत शब्द ये आर्य है, तो संस्कृत शब्द से बना है। इसका मतलब क्या है कि उन लोग को संस्कृत के विषय में पूर्णतः जानकारी होगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो एकदम निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आर्य क्या था, क्या करते थे, ठीक है, इस विषय में हम लोग देखेंगे, है ना। अच्छा, वो वाला लिख ही लीजिए, आर्यों का निवास स्थान, है ना। ओह, कैसे लिखें? आर्यों का निवास स्थान, जो विद्वान मत दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक मैक्स मूलर है, ये भी ये आपका कंपटीशन में पूछ देता है ना। मैक्स मूलर का कहना था कि आर्य लोग कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से। कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से, ठीक है, नोट करते जाइएगा, ठीक है। और दूसरा एक विद्वान का, ये क्या बोलते हैं अभी, दयानंद सरस्वती, हाँ दयानंद सरस्वती, ठीक है। इनका कहना था कि नहीं, आर्य लोग जो हैं ये कहाँ से आए हैं? तिब्बत के क्षेत्र से आए हैं, तिब्बत के क्षेत्र से, ठीक है। और तीसरा एक विद्वान हुए, ये तीसरा एक ये थे, वो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बीजी तिलक। इनका कहना था नहीं, ये लोग जो हैं ये लोग आए हैं उत्तरी ध्रुव से, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन ये जो है दिया हुआ रहेगा कि मध्य एशिया से आर्य लोग का भारत में आगमन हुआ, ये कौन विद्वान का मत है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या जाने, कौन सा विद्वान ने क्या क्या मत दिया है, कौन कौन जगह से आए हैं, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि इतना तो हम लोग जान गए कि ये लोग कहाँ, बोला कि आर्य लोग कहाँ से आया, नहीं आया, ठीक है। अब देखेंगे आखिर ये लोग जो है भारत आए, आर्य लोग, ये सर्वप्रथम किधर से प्रवेश किए, ठीक है। देखिए, एक मैं इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे मान लिया जाए, है ना, ऐसे तो उतना अच्छा से नहीं बन रहा है अभी, ठीक है। ये मान के चलिए यहाँ पंजाब वाली इलाका है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? पाकिस्तान है, ठीक है। इधर क्या है? अफगानिस्तान। तो इसी रास्ते से कहा जाता है आर्य लोग का आगमन भारत में हुआ था, ठीक है। तो सर्वप्रथम कहाँ पर आकर के बसा आर्य लोग? पंजाब। उस समय जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों चूंकि एक था, इसीलिए कहा जाता है जो आर्य लोग जो आए सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। कहाँ पर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान। याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। कहाँ पर बसे आकर के? पंजाब और अफगानिस्तान में प्रवेश किए, उधर से ही प्रवेश किए, ठीक है। चूंकि हम पहले ही बताए थे कि आर्य जो है, आर्य क्या है? संस्कृत वर्ड है। क्या है? संस्कृत वर्ड है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि आर्य बिल्कुल संस्कृत में एकदम पूरा, क्या बोलते हैं, विद्वान बोलिए या जानकार लोग होंगे संस्कृत भाषा का, ठीक है। इसीलिए जो है क्या किए, यहाँ जब आए तब जो लोग उस समय संस्कृत
की जानकारी रखते थे, है ना, जो लोग संस्कृत की जानकारी रखते थे वैदिक सभ्यता में, उसे क्या कहा गया? आर्य कहा गया। क्या कहा गया? आर्य। संस्कृत भाषा से जो व्यक्ति परिचित थे वैदिक सभ्यता में, उसको क्या कहा गया? आर्य कहा गया। क्या कहा गया? आर्य कहा गया। और जो व्यक्ति संस्कृत की जानकारी नहीं रखते थे, उसको कहा गया अनार्य। ठीक है। अब इन लोग क्या किया, ये आर्य लोग यहाँ पर जब आए, तब जो है जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, संस्कृत नहीं जानते थे, उन्हें पठन पाठन का कार्य करने लगे, अर्थात इधर उधर जाकर के उस भाषा का प्रचार प्रसार करने लगे और बताने लगे। तो उसी में से यहाँ के लोग फिर उसको जो है, जब यहाँ पठन पाठन का कार्य करने लगे, वो लोग आर्य लोग संस्कृत भाषा के विषय में जानकारी देने लगे लोगों को, तब यहाँ के लोग जो है उसको क्या बोलें, उसको श्रेष्ठ समझने लगे। ठीक है, किसको? आर्य को श्रेष्ठ समझने लगे, है ना। आर्य जो है क्या कहलाने लगे? श्रेष्ठ। ठीक है, जो क्या था? संस्कृत के जानकार, है ना, जानकार। ठीक है। अब जो है अनार्य लोग जो संस्कृत नहीं जानते थे, उसको निम्न कहने लगा। ठीक है, निम्न लोग, एक श्रेष्ठ वर्ग हो गया और एक क्या हो गया? निम्न वर्ग हो गया। समझ में आया? इन लोग का क्या था? निम्न वर्ग में ये लोग संस्कृत की जानकारी नहीं रखते थे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, अब जानने का इच्छुक आपको होगा, जानना चाह रहे होंगे कि ये लोग का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, ये कैसा व्यवस्था था। तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, ये 5 भागों में विभक्त थी। कितना भागों में विभक्त था? 5 भागों में। ठीक है, और वो कौन कौन भाग था? तो सबसे छोटा भाग जो है वो कुल कहलाता था। ये प्रशासनिक इकाई, यहाँ लिखें, इकाई की व्यवस्था, है ना। तो ये निम्न इकाई था, कुल। ठीक है, और इससे बड़ा जो था, कुल से बड़ा होता था ग्राम। क्या होता था? ग्राम। उससे बड़ा अगर यदि होता था तो वो होता था 20। ठीक है, क्या होता था? 20। इससे बड़ा अगर यदि होता था तो वो होता था जन, और इससे बड़ा होता था राष्ट्र। समझ गए? तो यही 5 भागों में उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, कुल जो सबसे निम्न इकाई थी इसका, फिर क्या था? ग्राम। ठीक है, फिर क्या था? 20, फिर क्या था? जन, फिर क्या था? राष्ट्र। तो यही प्रशासनिक व्यवस्था में, यानी कि 5 भागों में यह व्यवस्था ये थी। ठीक है, रुक अभी। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के विषय में हमने क्या बताया कि वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? वेद से प्राप्त हुआ है। ये क्या बोलते हैं, ऋग्वेदिक काल की कहाँ से जानकारी प्राप्त हुआ? तो ऋग्वेद से प्राप्त हुआ। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ? हम लोग क्या देखें तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये वेद कितने प्रकार का होता है। ठीक है, वेद जो है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है जी? एक वेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के, याद रख लीजिएगा। कितने प्रकार वेद के कौन कौन से प्रकार हैं? तो एक है ऋग्वेद, ठीक है, दूसरा क्या है? यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद। और तीसरा क्या है? सामवेद, है ना, और चौथा क्या है आपका? अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ये है आपका वेदों की संख्या। वेद कितने प्रकार के दिए गए हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। इसमें से कहा गया है ऋग्वेद जो है, ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन। अगर यदि कहा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो सबसे प्राचीन कौन वेद है? ऋग्वेद है, याद रख लीजिएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है ना। यही ऋग्वेद के विषय में अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल से और आगे हम लोग जानेंगे। ठीक, क्या है ये? ऋग्वेद है ना, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, अब इसमें जो है, इस ऋग्वेद में जो है आपका मंडल की संख्या इसमें दिया गया है। मंडल की संख्या कितना है? 10 है। ठीक है, मंडल की संख्या कितना? ओहो, 1028। और जो है इसमें जो है ऋचाएं अर्थात मंत्र है ना, ऋचाओं की संख्या कितना है इसमें? 10,462। ये इतना ऋचाएं हैं। मंडल का संख्या कितना है? 1028 और ऋचाओं की संख्या कितना है? 1062। ठीक है, नहीं जी, मंडल यहाँ पर 10 है। सॉरी, एक मिनट। ये जो है मंडल की संख्या कितना है? 10 है। ठीक है, कितना है मंडल की संख्या? 10 है। और आपका जो है ये सूक्त 1028 सूक्त है। किधर गया? एक मिनट। सूक्त की संख्या जो है 1028 है और 10,462 कुल ऋचाएं इसमें हैं, अर्थात मंत्र है ना। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। अब इसमें से और क्या चीज पूछता है, इधर वाला मिटा दे रहे हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या, तो ऋग्वेद में जो है कुल मंत्रों की संख्या कितना दिया हुआ है? 10,580 दिया हुआ है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या क्या दिया हुआ है? 10,580 दिया गया है। ठीक है, इसमें से अब क्या देखते हैं, 118 मंत्र ऐसा है, 118 मंत्र जिनको दोहराया गया है। किसको दोहराया गया है? 118। कितने संख्या को? 118 संख्या को, यानी 118 मंत्र का जो है दोबारा प्रयोग किया गया है। तो जब आप 118 और 10,400 को अगर यदि आप 462 को जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर जोड़ करके देखिए, 118 प्लस 10,462, इसको जब आप जोड़ दीजिएगा तो आपको ये टोटल संख्या आपका ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 10,580 टोटल मंत्रों की संख्या है। यानी मूल मंत्र अगर यदि कहा जाए, मूल ऋचाएं कहा जाए, तो ये क्या है? 10,462 ही है। लेकिन 118 मंत्र ऐसा है, 118 ऋचाएं ऐसा है कि उसका दोबारा क्या हुआ है? उसमें प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। इसीलिए टोटल मंत्रों की संख्या यहां दिया गया है कितना? 10,580। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र। क्या है? गायत्री मंत्र। ये जो है कहां से लिया गया है? किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है गायत्री मंत्र? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है और तीसरे मंडल से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पूछता है, थोड़ा डीपली करके पूछेगा। ऋग्वेद के कौन सा मंडल से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? तीसरा मंडल से लिया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का उल्लेख जो है कहां पर मिलता है? आपका
ऋग्वेद में, और कौन से मंडल में मिलता है? तो तीसरे मंडल में मिलता है। फिर से एक बार सुन लें, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण कहाँ से, ये मतलब कि ये जो है गायत्री मंत्र को जो है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। सब नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब जो आते हैं हम लोग ऋग्वेद के बाद जो है दूसरा वेद, ये है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। उसमें हम लोग क्या देखें कि मंत्र इत्यादि का उल्लेख, और सबसे प्राचीन वेद अगर यदि पूछा जाए तो सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। ऐसा हम लोग देख लिए, जान लिए। अब जो है आते हैं हम लोग ऋग्वेद के बाद कहाँ? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या ये संकलन किया गया है? इसमें क्या दिया गया है? तो यज्ञ इत्यादि के विषय में बताया गया है। क्या गया है? यज्ञ के नियम, है ना, यज्ञ के नियम इत्यादि जो है, और विधि विधान, ठीक है। ओह, विधि विधान, ये यज्ञ के नियम, कैसे आपको यज्ञ करना है, नहीं करना है, जिसका विधि विधान का संकलन कहाँ पर आपको मिलेगा? यजुर्वेद में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? यजुर्वेद में मिलेगा। इसके बाद इसमें इतना ही जानना है। कभी कभी ये आपका क्वेश्चन बनेगा, इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा कि यज्ञ के नियम और विधि विधान कौन से वेद से मिला है, ठीक है, इसका संकलन कहाँ है? तो आपको टिक करके क्या आना है? यजुर्वेद में आना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यजुर्वेद के बाद में आते हैं हम लोग सामवेद। कौन सा वेद में जी? सामवेद में। ये जो है साम, साम का अर्थ होता है, ओह हाँ, इसका अर्थ होता है, सामवेद का मतलब संगीत। सामवेद का क्या है? संगीत, ठीक है, संगीत इसको कहा गया है। साम मीन्स संगीत, ठीक है। तो ये संगीतों का वेद है। अगर यदि एक क्वेश्चन बार बार इसमें बनता है इस सामवेद से कि भारतीय संगीत का जनक, ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक इसे ही कहा गया है, सामवेद को। कौन से वेद को कहा गया है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब सामवेद के बाद कौन सा वेद जी? अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। यह जो है अथर्ववेद की रचना जो है, ये अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है। कौन से? अभी हम तीनों वेद के विषय में बताएंगे कि इसकी रचना किसने किया, लेकिन ये मुंह में आ गया तो बता दे रहे हैं हम, ठीक है। अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना किया गया है। कौन से वेद का? अथर्ववेद का। इसमें हम लोग क्या देखते हैं जानते हैं? अथर्वा में इसमें क्या वर्णन है? इसमें चिकित्सा का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? चिकित्सा, अर्थात इलाज हेतु, ठीक है, चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आपको जादू टोना, है ना, जादू टोना, ठीक है, तंत्र मंत्र, वही हुआ, ये सब का वर्णन अगर यदि पूछेगा कि चिकित्सा, जादू टोना, तंत्र मंत्र का वर्णन कौन से वेद में है, तो यह कहाँ पर है? अथर्ववेद में है। कहाँ पर है? अथर्ववेद में है, ठीक। अब हम लोग इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस वैदिक सभ्यता में जो है, वैदिक सभ्यता में वेद की संख्या हम लोग क्या पढ़ें? 4 पढ़ें, ठीक है। और पुराण की संख्या अगर यदि पूछेगा तो पुराण की संख्या कितना है? 18 है, ठीक है। और उपनिषद अगर यदि पूछेगा, उपनिषद, है ना, तो उपनिषद की कितना संख्या है? 108 है। कितनी संख्या है? 108। तो वेद की संख्या कितना हो गया? 4, और पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108। इस डाटा को भी आपको याद कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। वेद की संख्या 4, पुराण की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या क्या है? 108। एक क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन में देखते होंगे, क्वेश्चन पेपर पढ़ते होंगे, सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा
कंपटीशन में दिया रहता है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? क्या दिया रहता है? कौन से उपनिषद से दिया रहता है? तो यह एक है मुंडक उपनिषद। ठीक है, कौन सा? मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया है जी ये वाक्य सत्यमेव जयते? मुंडक उपनिषद से। इसको याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, और एक है आपका कहेगा कि ये जो है ये पुराण कहाँ है? हाँ, ये पुराण की संख्या कितना है? 18। ठीक है, कहेगा सबसे प्राचीन अर्थात पुराना, सबसे पुराना पुराण कौन है? सबसे प्राचीन पुराण। तो ये जो है सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण है ना, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, हो गया, नोट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है ऋग्वेदिक काल, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऋग्वेदिक काल, इसमें जो है समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ऋग्वेदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, कौन कौन सा ये 4 वर्ण था? एक था आपका क्षत्रिय। क्या था? क्षत्रिय। दूसरा क्या था? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। ठीक है, दूसरा क्या था आपका? क्षत्रिय, है ना। और तीसरा क्या था आपका? वैश्य। ठीक है, और चौथा क्या था आपका? शूद्र। ठीक, इतने चारों भाग में ऋग्वेदिक काल में यह जो है हमारा समाज विभक्त था। कितने काल में विभक्त था? 4 काल, कितने वर्ग में विभाजित था? 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण मतलब कि जो शिक्षा दीक्षा देने का काम करते थे, शिक्षा दीक्षा देने का काम जो करते थे उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, अर्थात ब्राह्मण। और जो ये उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य व्यापार वाला, उसके बाद शूद्र जो सेवा करते थे। ठीक है, उसका सेवा करने वाले को कौन सा वर्ग में रखा गया? शूद्र वर्ग में रखा गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। वीडियो लगभग 30 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका और जो क्वेश्चन आपका बनेगा इस वैदिक सभ्यता से, कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपको वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो तत्काल अभी ये जो है आज का जो लेक्चर्स है उसको आप स्टडी कीजिएगा। उसके बाद तुरंत फिर दूसरा वीडियो इसका जो बचा हुआ है वैदिक सभ्यता के विषय में जो क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है उसके विषय में फिर हम डाल देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।